से अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है या कोई ऐसा सेक्शन है, माइनर सेक्शंस हैं, उनमें से गो थ्रू कर लें तो हमें ज़्यादातर चैप्टर 12 में ये बातें नज़र आएंगी जहाँ माइनर इश्यूज इन्वॉल्व हैं। टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड SAOP। नहीं, मैं लेके आया हूँ, हाँ तो फिर लानी पड़ेगी ना, जाहिर है। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल की टैक्सेशन को जरा इकट्ठा करके आई कैप ने यहाँ एक दो चैप्टर ऐसे बनाए हुए हैं, एक इंडिविजुअल के लिए, एक नॉन रेजिडेंट के लिए। इन दोनों को हमें थोड़ा सा अलग से भी जरूरत है। इंडिविजुअल में चंद छोटी छोटी सी बातें। टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल, उसने कहा यार हमने इंडिविजुअल को दो हिस्सों में बांट रखा है, एक सैलरीड और एक नॉन सैलरीड। ऑलरेडी हम जानते ही हैं सैलरीड का शेड्यूल हमारे पास अलग था और नॉन सैलरीड का शेड्यूल अलग था। हाँ, एक बात रहेगी, सैलरीड कहते किसको हैं? जिसकी टोटल इनकम का, टैक्सेबल इनकम का 75% जो है वो कहाँ से आ रहा हो? सैलरी से आ रहा हो। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, डिसीज्ड इंडिविजुअल। वो कहते हैं अगर किसी शख्स की डेथ हो जाए तो फिर उसकी टैक्सेशन का क्या बनेगा? Although section 86 of the ordinance state that every person shall be charged to tax separately, वो कहता है 86 में तो लिखा है हर बंदे ने अपना टैक्स देना है, मैंने अपना टैक्स देना है, मेरे बच्चों ने अपना टैक्स देना है, मेरे वालिदैन ने अपना टैक्स देना है, हर बंदा अपनी अपनी टैक्सेशन के ऊपर खड़ा है। लेकिन वो कहता है कि इस कॉन्सेप्ट में सेक्शन 86 में जो बात लिखी है इसमें थोड़ी सी एक डेविएशन है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। 86 तो कहता है भाई हर बंदा अपने काम का जिम्मेदार है, लेकिन 86 में एक्सेप्शन क्या है? वो कहता है उसमें एक्सेप्शन सबसे बड़ी यही है कि अगर किसी शख्स की डेथ हो जाए तो उसकी टैक्सेशन का जिम्मेदार कौन हो जाता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फिर यहाँ उसने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन कर दिया कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है। वो कहता है भाई जिस बंदे को इसकी जायदाद ट्रांसफर होगी ना, वही इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। और वो कहता है फिर इसमें चेंज क्या आई? वो कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लाइबल फॉर एनी टैक्स दैट द डिसीज वुड हैव बिकम लाइबल फॉर इफ ही हैज नॉट डाइड। वो कहता है अगर कोई भी टैक्स इसको देना पड़ जाता, मसलन जाहिर है जब किसी बंदे की खुदा ना खास्ता डेथ होगी तो मसलन आज क्या तारीख है? 25 जनवरी 2024 को किसी बंदे की डेथ हो गई। अब कई सारे मामलात हैं। एक मामला है ये जो टैक्स ईयर चल रहा था 1 जुलाई 2023 से लेकर 25 जनवरी 2024 तक का, इसकी तो इसने अभी रिटर्न दी नहीं है। पहली बात, इसके जिम्मेदार हो गए इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। अब हम अज्यूम करते हैं कि नहीं ये नॉर्मल एक फाइलर इंसान था, रूटीन में अपनी रिटर्न फाइल करता था, इसका मतलब है इसने 2023 की रिटर्न फाइल की हुई है। आपको पता है, आप पिछले सेक्शन में पढ़कर आए हैं, पिछले 5 साल की रिटर्न ने, उनका ऑडिट, उनका ये सारे मामलात हो सकते हैं ना। अब कहीं 2022, 2021, 2020 का ऑडिट करते हुए कोई लाइबिलिटी निकल आती है तो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये जिंदा होता तो पिछले 5 साल 5 इयर्स का ऑडिट हो सकता है ना, तो वो लीगल, यही दो बातें लिखी हुई हैं। Any tax that deceased would have become liable for if he has not died, any tax payable in respect of the income of deceased estate, ये वाली बात लिखी हुई और पिछले वाली बात लिखी हुई। हाँ, एक और बात छोटी सी ऐड हो गई है। वो कहते हैं यार देखो ये ना हो कि मरने वाले ने एसेट ट्रांसफर किए हो 50 लाख रुपए के और टैक्स की लाइबिलिटी निकला है 75 लाख रुपए के। वो कहता है नहीं, जितने एसेट मिले हैं बस मैक्सिमम उतने तक की लाइबल है। इसका मतलब है गवर्नमेंट उसके एसेट से रिकवर कर रही है। ये बिल्कुल वैसा सा स्टेटस है जैसे कभी आपने बीला में माइनर में पढ़ा था या अनसाउंड माइंड में पढ़ा था, ठीक है ना, कि अगर उसके नाम कोई एसेट है टू द स्टेट ऑफ लीगल रिप्रेजेंट, वो जो पर्सन था, यहाँ भी liability of legal representative shall be limited to the extent to which the deceased estate is capable of meeting the liability. Clear हो गया? Any proceeding taken against deceased before his death shall be treated as taken against the legal
representative and may be continued against him for the stage at which the proceeding stood at the date of। वो कह रहा है कोई अदालत में केस चल रहा था तो अदालत में ये नहीं जवाब जमा कराया जा सका, टैक्स का केस चल रहा था कि जी अब तो बंदा ही मर गया, नहीं ये केस यहीं से चल रहा है, अब शो कॉज नोटिस किसको चला जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चला जाएगा। और वो कह रहा है कि अगर कोई केस चल नहीं रहा था लेकिन अब चल जाता, अगर वो जिंदा होता तो ये चीज सामने आई तो हम केस कर देते, तो कोई बात नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे कर दें। जी हाँ तो ठीक है, अगर वो मरते वक्त डोनेट कर गया और डोनेशन का काम हो चुका हुआ है, वो आगे चले गए, अब ये केस खत्म हो गया, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास तो कोई पैसे नहीं आए ना। यहां जो बात अहम है वो वही है कि जिम्मेदार कौन है, असल में स्टेट ऑफ डिसीज पर्सन है। लेकिन आमतौर पर ये काम जब हम वो करते हैं ना, क्या उसको कहते हैं, जायदाद ट्रांसफर करते हैं, अमूमन टैक्सेशन वाले उस वक्त ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये लॉ बना हो कि अगर बाद में कोई बात आ गई तो किया जा सकता है, अगर लीगल हेयर्स को ऐसे ट्रांसफर हुए हैं तो उनसे ये सारी रिकवरी की जा सकती है। क्लियर होगी बात जी। अच्छा जी, एक और बात आ रही है ऑथर से रिलेटेड, एक सेक्शन 89 की एक छोटी सी प्रोविजन है कि अगर कोई शख्स किताब लिखता है, किसी बुक का ऑथर है, तो ऑथर को एक रॉयल्टी इनकम आ सकती है ना। तो रॉयल्टी इनकम तो आएगी, जाहिर है जिस शख्स ने किताब लिखी तो उसने हो सकता है एक साल में वो किताब ना लिखी हो, कुछ भी किसी लंबे अरसे में लिखी हो। तो यहाँ लॉ से एक ना थोड़ा सा, ताकि एकदम हाई रेट ना लग जाए, वो उसका कह रहा है अगर किसी शख्स को, ऑथर को रॉयल्टी मिली है और ऑथर क्लेम करे कि क्या जी कि उसने, देखें, वेयर द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ ए लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क कंप्लीट एक्सीड 24 मंथ। अगर मैं ये क्लेम करूं कि भाई ये किताब लिखने में मेरे 24 महीने से ज्यादा हुए, ऑथर में elect to treat any lump sum amount received by him in a tax year on account of royalty as having been received in that tax year and preceding 2 tax year। इसका मतलब है लॉ कह रहा है इसको 3 सालों में प्रोरेट कर लेते हैं। जी ठीक है, ठीक है, हम कह रहे हैं एक जगह जरा कहीं आ रही है तो इसको जरा देख लें, एक नजर डाल लें। एक ऑथर को 30 लाख रुपया मिला है किसी किताब लिखने का, और ऑथर क्लेम करे कि यार ये किताब मैंने 24 महीने से ज्यादा के अरसे में लिखी है, तो ठीक है, लॉ कह रहा है फिर ऐसा करें 10 लाख इस साल की इनकम में डालें, 10 साल उससे पिछले साल की इनकम में डालें, 10 साल उससे पिछले साल की इनकम में डालें, ताकि स्लैब रेट एकदम से ऊपर ना चला जाए। लेकिन अगर जी रिटर्न डेफिनेटली रिवाइज होगी, लेकिन अगर किताब ऐसी है जिसमें क्लेम ही ना किया जा सकता हो, मसलन टैक्स की किताब है, ये तो हर साल रिवाइज होगी, तो अब ये तो नहीं मैं कह सकता पिछले 2 साल मैंने लगाए, तो हर साल की है। तो कोई ऐसी किताब जिसमें ये क्लेम ना किया जा सकता, इसका मतलब है उसकी रॉयल्टी तो उसी साल में आ जाएगी। लेकिन लॉ ये ऑप्शन दे रहा है कि अगर ऑथर क्लेम करे कि 2 साल से ज्यादा का अर्सा है किसी किताब को लिखने में, तो फिर वो उसकी रॉयल्टी वगैरह को प्रोरेट कर ले ताकि हाई रेट चार्ज ना हो जाए। नहीं, रिवाइज तो करेगा ना, क्लेम खुद ही करेगा ना। हाँ नहीं, इसका मतलब है ना ऑप्शन है ना कि अगर कोई इतना अच्छा राइटर है वो कहता नहीं यार भाई छोड़ो रिवाइज को 30 लाख मेरा इसी साल में चार्ज कर दो, तो हाई रेट लग रहा है, गवर्नमेंट तो कहेगी बिस्मिल्लाह जी सारे लोग ऐसे आ जाएं, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन दी गई है, इसीलिए कहा कि मे इलेक्ट। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है माइनर चाइल्ड का, कि अगर माइनर चाइल्ड से पहली मुराद क्या है, जहाँ हमारे इस लॉ में माइनर चाइल्ड मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। मसलन हमारा करंट जो रिटर्न गई हुई है कौन से साल की गई हुई है, 23 की, 30 जून 2023 को जब रिटर्न फाइल कर रहा है कोई बंदा, अगर वो अंडर 18 ईयर्स है, अब ये सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई होने जा रहा है। 91 सेक्शन क्या कह रहा है भाई, इस तरह के बच्चे के लिए वो कह रहा है एनी इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड फॉर अ टैक्स ईयर चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एट द इनकम ऑफ द
पेरेंट ऑफ द चाइल्ड विद द हाईएस्ट टैक्सेबल इनकम फॉर दैट ईयर। वो कह रहा है अगर कोई चाइल्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस शो कर रहा है, एक है कोई बच्चा कहीं जॉब कर रहा है, वो नहीं, वो तो उसकी सैलरी इनकम में आएगी, वो तो बच्चे की इनकम ही ट्रीट होगी। अगर बच्चा अंडर 18 ईयर किसी बिजनेस से इनकम शो कर रहा है तो लॉ कह रहा है कि यार ये बिजनेस ऐसे ही इन्होंने बच्चे के नाम लगाया हुआ है, ये असल में तो माँ बाप ही का बिजनेस है, इन्होंने टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया हुआ। तो कहते हैं बल्कि अब क्या करें, अगर तो दोनों जो पेरेंट्स हैं वो जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो इसकी इनकम वहां मर्ज करें जिसकी ज्यादा इनकम है ताकि और ज्यादा हाई रेट लग जाए। बात समझ आ रही है? क्या लिखा हुआ है? shall be chargeable to tax as the income of the parent of the child with the highest taxable income। अगर फादर की इनकम ज्यादा है तो उधर ऐड करें, और अगर मदर की इनकम ज्यादा है तो उधर ऐड करें। ठीक हो? नहीं, क्यों? मैं कहता हूँ ज्यादा टैक्स देने पे पेनल्टी क्यों लग जाएगी? क्या? For late payment of tax, for late payment of tax, ठीक है ना? अगर तो उसने लेट नहीं किया, उसने तो अपने साल में जमा करा दिया, उसने कहा यार मुझे नहीं जरूरत है अपोर्शनमेंट करने की, ओके ऐसे करे। मैंने अपनी सारी जिंदगी में एक क्लाइंट ऐसा देखा, ठीक है ना, वरना हर क्लाइंट इस पे खुश होता है कि सर बताएं टैक्स कैसे बच सकता है। एक क्लाइंट मेरा ऐसा जिंदगी में मैंने देखा, उसके पास उसकी एक बड़ी अच्छी टैक्स सेविंग की एक लीगल बिल्कुल टैक्स प्लानिंग मैंने उसको एक भिजवाई कि सर ये इसको नहीं ऐसे करते हैं। कहता नहीं कभी साहब जिधर टैक्स ज्यादा जा रहा है वो वाली ऑप्शन पे चलेगा। लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक बंदा देखा है, ठीक है ना, तो ये एक बंदा नजर आया मुझे अब तक की जिंदगी में। द अबव प्रोविजन शैल, जी अगर फ्रीलांसिंग आ जाएगी इसके अंदर, बिजनेस से इनकम आएगी ना, ठीक है ना, फ्रीलांसिंग इसके अंदर ही आ जाएगी। The above provision shall not apply to the income of the minor child from a business acquired by child through an inheritance। अगर इनहेरिटेंस में यानी कोई फादर की डेथ हो गई है तो अब तो फादर रहा ही नहीं है, तो फिर मदर की इनकम में भी नहीं ऐड होगी। फिर उसने कहा द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई। अब ये बच्चा टैक्सेशन खुद ही करवा रहा होगा, क्योंकि अब तो एक नेचुरल सर्कमस्टांसिस बन गए हैं ना, एक नेचुरल हालात बन गए। लेकिन बाद दफ़ा पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों के नाम पर इसलिए चीज़ें रख रहे हैं ताकि टैक्स रेट क्या हो जाए, मैनेज हो जाए, कम हो जाए। उसको अवॉइड करने के लिए ये उसूल हमारे पास आ गया। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात आई, इसकी टैक्सेशन हमने ये सारा काम हमने कर लिया हुआ है जी। बिजनेस इनकम की बात हो रही है, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, सिर्फ बिजनेस इनकम, ओनली बिजनेस इनकम। हाँ कर लें, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मतलब अलाउड है ये वाली टैक्सेशन। सिर्फ बिजनेस इनकम जो है वो इसके अंदर फॉल की है। अच्छा जी, इसके बाद फिर ये सेक्शन वही असल में 90, 91, 92 वाले जो सेक्शन हैं इनको जरा गो थ्रू करने की जरूरत है। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, अब ये असल में टैक्स अवॉइडेंस को हैंडल करने के सेक्शंस चल रहे हैं। पहले हमने देखा कि अच्छा टैक्स अवॉइड कैसे हो सकता है, माइनर के नाम पे जी हम ये इनकम माइनर को शो कर दें, ये इस अपने इस बच्चे को शो कर दें, ये इसको शो कर दें, तो टैक्स रेट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। या हम इतना ऐसी इनकम शो करें कि इस बच्चे की इनकम 4 लाख है, इसकी 5 लाख है, इसकी 4 लाख है, तो BTL हो गए सारे के सारे, बिलो टैक्सेबल लिमिट हो गए, ऐसे भी तो लॉ ने उसको भांप लिया, उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं। अच्छा इसी तरह का एक काम यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 90 के अंदर, टैक्स इन रिलेशन टू अ प्रॉपर्टी इनकम इज जनरली पेएबल बाय द पर्सन हु ओन्स दी। अब वो जो बात आप कर रहे हो कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, अब ये बात आ रही है रेंटल इनकम, टैक्स इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी इनकम इज जनरली पेएबल बाय द पर्सन हु ओन्स दी। हाउएवर इन सर्टेन केसेस ट्रांसफर ऑफ rented property may be considered as tax avoidance measure to avoid such practice। relevant provision क्या है वो नीचे लिखी हुई है।
मसलन एक शख्स के पास 3-4 घर हैं जो कि किराए पर वो देता है, प्रॉपर्टी इनकम अर्न करता है। अब ये बंदा भी यही काम करने लगा है, क्या जी, अपने एसेट्स किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करने लगा। जस्ट किस लिए कि ताकि वो जो रेंटल इनकम आ रही है, प्रॉपर्टी इनकम आ रही है, उसको डिवाइड किया जा सके, उसके हायर रेट ना लगे। Where any property is transferred to another person but assets remain the property of the transferor, the rental income of such property will be treated as income of the transferor. वो कहता है जी मैंने तो ये घर ना अपने भाई को दिया हुआ है, बस वो रह रहा है, जब तक वो रह रहा है ना बस रहता रहे, लेकिन क्या उसके नाम कर दिया? कहता नहीं। तो कहता नहीं, फिर अगर इस बिल्डिंग से कोई रेंट आ रहा है ना तो वो आपकी इनकम में हम टैक्स करेंगे। पहली वर्ड। इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर, ट्रांसफर कर दिया लेकिन रिवोकेबल है, इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर प्रॉपर्टी इनकम इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ट्रांसफेरर। However, the said rule will not apply in case transfer is irrevocable during the life of the transferee and transferor derives no direct or indirect benefit from the income. एक बंदा है, उसने उसके नाम पे कोई एक प्रॉपर्टी है, उसने ये प्रॉपर्टी किसी बंदे के नाम पर ट्रांसफर कर दी है, लेकिन की कैसे है? वो कहता है कि जब तक ये बंदा जिंदा है ना, ड्यूरिंग हिज लाइफ ये इसका ऑनर है, लेकिन जब इसकी डेथ हो जाएगी तो वापिस ऑनर मैं बन जाऊंगा। इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर। अच्छा, पहले दूसरी तरह से देखते हैं। वो कहता है कि यार ये एक ट्रांसफर मैंने आपको कर दिया, एसेट आपके नाम है, लेकिन मेरा दिल करे तो मैं वापस भी ले सकता हूं। उस दूसरे बंदे ने वो घर किराए पे दिया हुआ है, वहां से प्रॉपर्टी इनकम आ रही है। वो कहता है, लॉ कहता है कि नहीं नहीं, ये तो आप हमें फिल्में करा रहे हैं, ये तो टोपी घुमा रहे हैं आप, ये आप ही की इनकम है। अगर ये रिवोकेबल है तो फिर ये आप ही की इनकम में ऐड होगी। ये पहला हिस्सा। इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर प्रॉपर्टी इनकम इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ट्रांसफेरर, पहला रूल। ठीक है ना। अब इसकी एक्सेप्शन, however the said rule will not apply in case transfer is irrevocable during the life of the transferee. वो कहता है नहीं नहीं यार, जब तक आप जिंदा हो ना ये एसेट आपके नाम है, इससे जो इनकम आ रही है आप इस्तेमाल करें, मैं इससे कोई फायदा नहीं ले रहा, लेकिन आपकी डेथ के बाद ये इनकम मेरी प्रॉपर्टी मेरे वापस आ जाएगी मेरे पास। वो कहता है फिर इसकी जो रेंटल इनकम है वो उस बंदे के नाम पर ही जाएगी जिसको आपने ट्रांसफर की हुई है, अगरचे रिवोकेबल है लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ रिवोकेबल नहीं है। बात समझ आ रही है? पढ़ें दोबारा। इन केस ऑफ ए रिवोकेबल ट्रांसफर प्रॉपर्टी इनकम इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ट्रांसफेरर, हाउएवर द सेड रूल विल नॉट अप्लाई इन केस ट्रांसफर इज इररिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ट्रांसफेरी। एक कंडीशन, एंड transferor derive no direct or indirect benefit from the income. वो कहता है यार देखो भाई, ये घर आपका हो गया, आपकी लाइफ में मैं इसे वापस नहीं ले सकता, एग्रीमेंट ही होगा, लेकिन मेरे बिजली के बिल आप पे करोगे। फिर भी नहीं हुआ, बिकॉज आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ बेनिफिट उस इनकम से कमा रहे हैं। अगर आप ये क्लेम करना चाहते हैं तो फिर ये होना चाहिए कि नहीं, बस सिर्फ ड्यूरिंग द लाइफ में ये आप ही की है जी, हाँ आपकी डेथ हो गई तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास वापस आ जाएगी, फिर उस बंदे की इनकम में चली जाएगी। क्लियर होगी बात जी? वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन टू हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड और टू एन अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड, property income will be treated as income of the transferor. पहले बेसिक उसूल पढ़ते हैं, फिर एक एक्सेप्शन यहाँ लिखे। वो कहता है अगर कोई शख्स एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे किसी और बंदे को इसलिए कि इस प्रॉपर्टी से कुछ बेनिफिट उसकी स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को मिलता रहे, ठीक है ना, वो कहता है उस प्रॉपर्टी इनकम भी इसी की इनकम होगी, ठीक है ना, उसी की इनकम होगी। अच्छा जी, however in case transfer is for adequate consideration,
अगर तो पैसे लेकर ही ट्रांसफर किया फिर तो एक फेयर ट्रांजैक्शन होगी, फिर तो कहानी खत्म हो गई। या इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, वो कहता है वो जो हमारा रिलीजियस कॉन्सेप्ट है हक मेहर का या तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, लिव अपार्ट का मतलब है तलाक हो जाना, सेपरेशन के वक्त कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट हुई है, अगर उस वक्त हो गई है तब भी, अब तो अगले बंदे के पास चीज चली गई है तब भी ठीक है। या एडिक्वेट कंसिडरेशन ले ली गई है तो फिर तो ये ट्रांजैक्शन और नेचर की हो गई है। लेकिन अगर उसके अलावा आपने वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन टू हिज स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन और टू एन अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन। अब इसको अलग अलग हिस्से बनाए 360 के स्टाइल में। एक शख्स ने अपनी एक प्रॉपर्टी स्पाउस के नाम ट्रांसफर कर दी, इसलिए कि यार अगर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आएगी तो टैक्स ज्यादा लगेगा। वो कहता नहीं, आपने पैसे नहीं लिए, इसका मतलब है स्पाउस को आपने गिफ्ट किया एक किस्म का, तो ये इनकम, इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपकी इनकम में ट्रीट होगी। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा है, ठीक है ना। या माइनर चाइल्ड को कर दिया तब भी आपके नाम पर ही ट्रीट हुआ। या किसी और बंदे के नाम पे कर दिया और उसे कहा यार ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरे बच्चों की एग्जाम वो एजुकेशन एक्सपेंस बियर करोगे, तो तब भी एक ही बात है, ठीक है ना। यानी या और टू अनदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड, प्रॉपर्टी इनकम विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द। फिर भी याद रखें प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी। पिछला सेक्शन सिर्फ कर रहा था बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम। वो कहता है अब इसमें 3 एक्सेप्शन आ गई है। एक्सेप्शन नंबर 1, आपने पैसे ले लिए हैं वाइफ से फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन है, फिर तो ओके हो गया। या टू लिव अपार्ट एग्रीमेंट है, फिर भी ठीक हो गया। एक तीसरी एक्सेप्शन भी है, अदर देन अ मैरिड डॉटर। अगर आपने मैरिड डॉटर जो कि अभी मुल्क के कानून की नजर में माइनर है, 18 साल से कम, अगरचे अब तो कुछ कवानीन और भी बन गए ना, 18 साल से कम में गवर्नमेंट इस पर भी रिस्ट्रिक्ट हो रही है कि भाई निकाह ही नहीं हो सकता। इस तरह के कवानीन भी अब कुछ आते जा रहे हैं ना, थोड़े से ज़रा कुछ विमेन राइट्स और इस तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन रिलीजियसली अगर हम देखें तो जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो 18 ईयर्स नहीं है, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब है ये वो केस डिस्कस हो रहा है कि जहां पर किसी बेटी की शादी 18 साल से पहले हो गई है, अगर उसको कुछ ट्रांसफर कर दिया गया है तो वो फादर की या मदर की इनकम में ऐड नहीं होगी। 3 एक्सेप्शन आ गई आपके पास। एक्सेप्शन नंबर 1, माइनर मैरिड डॉटर, ठीक है ना। माइनर इस सेंस में ये वाला जो 18 ईयर वाला, माइनर मैरिड डॉटर इज एक्सेप्शन। अगर इसको ट्रांसफर किया है आपने तो ओके, ये इनकम ऐड नहीं हो रही होगी। नंबर 2, फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन है, फिर भी नहीं हो रही होगी। नंबर 2, टू लिव अपार्ट, का जान छोड़ दो, घर ले लो लेकिन जान छोड़ दो, तो वो कहता है फिर भी नहीं होगी इनकम ऐड। क्लियर हो गया? अच्छा जी, प्रॉपर्टी इनकम विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ट्रांसफरर if the property has been acquired by transferee with the fund provided by the transferor will not be considered as made for adequate consideration। वो कहता है एक और बात है, adequate consideration। कहते हैं पैसे कहाँ से आए? कहते हैं मैंने पहले बेगम को पैसे दिए, उस पैसे से उसने खरीद लिया। कहते हैं यार ये तो फिर तुम टोपियां करा रहे हो। बात समझ आ रही? वो असल में लॉ एक बात कह रहा है सीधी बात करो, नवाज शरीफ ना बनो, सिर्फ ये बताओ ये फ्लैट खरीदे कहाँ से? हाँ ये वाला। वो कहता कभी तुम लेटर ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो, कभी कतरी खाता आ जाता है, तो सीधी बात बताओ कहाँ से है। अब ये बात समझे, सेक्शन 90 प्रॉपर्टी इनकम को देख रहा है। इससे पीछे हम बात कर रहे थे सेक्शन 89 की, जहां पर हम क्या बात कर रहे थे, बिजनेस इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। वहां सिर्फ बिजनेस इनकम की बात हो रही थी कि बिजनेस इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड हमने कैसे देखनी है जी। मेजर को कर दी तो बस मेजर के नाम पे आएगा ना, फिर तो वो अपनी इनकम में ऐड कर देगा जी, फिर उसके नाम पे चला जाएगा, मेजर के नाम पे चला जाएगा।
सॉरी, हाँ वो नियरनेस ऑफ द रिलेशन है ना, गिफ्ट हो जाएगा, नियरनेस ऑफ रिलेशन है ना, सारी बातें याद रखनी है ना, खाली एक नहीं याद रखनी, ठीक है ना। अच्छा जी आगे चलते हैं। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एओपी। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कोई बंदा ऐड हो गया या कोई बंदा चला गया। वेयर occur in the constitution of the firm during a tax year, the firm's income is apportioned for the rate purpose among the partner on time basis. वो कहता है एक फर्म आपने बेच दी थी, या बंदा ऐड कर लिया था, या बंदा डिलीट हो गया था, फर्ज किया 8 मंथ्स के लिए आप लोग 5 पार्टनर थे, अगले 4 मंथ्स के लिए आप 6 पार्टनर हो गए। वो कहते हैं अब इनकम का कैसे पता चले। वो कहते हैं हम ना इसे टाइम अपोर्शन कर लेंगे, टोटल इनकम निकालेंगे जितनी भी होगी उसे 8/12 और 4/12 से करके इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, जो रेट पर पर्पस के लिए नहीं इनकम ऐड होनी थी, ये उसका जिक्र हो रहा है। क्लियर होगी बात। डिसकंटिन्यूअस ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ एओपी। Where an AOP dissolve or discontinue carry on the business, any tax payable by the firm is recoverable from any person who was partner in the firm at the time of dissolution or discontinuation of the business. वो कहते हैं जिस वक्त बिजनेस डिसॉल्व हुआ या डिसकंटिन्यू किया उस वक्त जो लोग पार्टनर थे बाद में हम इनसे टैक्स रिकवर कर सकते हैं। The tax payable can also be recovered from legal heirs of the deceased partner. ठीक होगी बात जी। सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज देन डेथ। वो कहते हैं अगर बिजनेस में कोई बंदा आ जाए, एंटर हो जाए और डेथ के, एक तो ना डेथ के टाइम पे हो, एक है अदर देन डेथ, ये अदर देन डेथ की बात हो रही है। वेयर अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन हैज बीन सक्सीडेड इन एनी टैक्स ईयर बाय अनदर पर्सन अदरवाइज देन डेथ ऑफ द प्रेडेसर and successor continue to carry on that business or profession। एक बंदे ने बिजनेस छोड़ा, दूसरे ने आके टेक ओवर कर लिया, इस बंदे की डेथ नहीं हुई। एक है डेथ की सूरत में तो लीगल हेयर्स आए ना, ये अदर देन दैट है। predecessor shall be liable to pay tax in respect of the income of the tax year in which the succession took place up to the date of succession एंड द टैक्स ईयर और ईयर प्रीसीडिंग टू डेथ। जाहिर है जिस डेट पर सक्सेशन हुई है, मसलन आज 25 तारीख है तो 25 जनवरी 2024 को सक्सेशन हुई, इस तारीख तक और इससे पिछले सालों का हिसाब तो कौन देगा, पिछले वाला बंदा देगा। और नया बंदा किसका हिसाब देगा, आज और आज के बाद वाले का। तो ये बड़ी बिल्कुल सिंपल यही बात लिखी हुई है, कोई खास बात नहीं लिखी हुई है। अच्छा जी, कहानी हो गई खत्म। इसके बाद हमने एक फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन, ये हमने इधर उधर पढ़ा हुआ है सारा कुछ, ठीक है ना, लेकिन एक कंसोलिडेटेड यहाँ पर फायदा ये हो रहा है कि यहाँ एक दफा में जरा फॉरेन सोर्स इनकम्स का जिक्र हो रहा है। किसकी, ऑफ एन रेजिडेंट पर्सन। और ये वाली बात एग्जाम का हमेशा ही फोकस पॉइंट होती है। हाँ जी, ऐसे ही उसमें से भी गुजरना। हाँ पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। उसमें एक दो तो डेफिनेशन है उसमें, वहाँ पे पढ़ी है। डिविडेंड की डेफिनेशन पढ़ी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी है, टैक्स ईयर कुछ हमने शुरू में पढ़े भी थे ये बातें, लेकिन अभी गुजरेंगे उसमें से भी इसी तरह से। अच्छा जी, एक तो वही प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ ए रेजिडेंट पर्सन। हमने कहा था जो रेजिडेंट पर्सन होता है वो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है, पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरेन सोर्स इनकम। फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर यही वही बात लिखी हुई थी सारी, फॉरेन टैक्स। यहीं पर आईकैप ने 103 का क्रेडिट जो हमने टैक्स क्रेडिट में पढ़ा था कि फॉरेन इनकम का टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है, उसकी एक पूरी हमने कैलकुलेशन पढ़ी हुई है, ये उसने यहाँ लाकर लिखी है, ठीक है ना। यहीं पर फॉरेन लॉसेस लिखे हुए हैं। फॉरेन लॉस में सिर्फ एक बात को ख्याल रखते हैं, आपने देखा लोकल लॉसेस को हम क्या करते थे, कुछ लॉसेस इधर उधर एडजस्ट भी होते थे। फॉरेन लॉस में फॉरेन इनकम फॉरेन लॉस के अगेंस्ट अपने अपने हेड में होती है, एक दूसरे हेड में भी एडजस्ट नहीं होती। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिक में आज या कल में आपको करवाऊंगा भी, क्योंकि यहाँ से कोई 3-4 नंबर की बात ऐसी आ सकती है। बेसिकली इसी न्यूमेरिक का एक वर्जन मैंने बना के आपको करवाना है इसका।
आजकल में करेंगे। और अभी हमने वहाँ एक हमारा कैपिटल लॉसेस भी रहते हैं, ठीक है ना, लॉस के हमने 2 सेक्शन पढ़े हैं ना, एक सेक्शन रहता है प्लस ये मर्ज करके शायद कल के लेक्चर में हम इसको कर रहे होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल हो सकता है, अपने हेड में ही, अपने हेड में अभी करेंगे, कल हम फॉरेन लॉस के ऊपर मुकम्मल सवाल करेंगे। इसके बाद ये मैंने आपसे इस जो हमारी असेसमेंट हो रही थी वहाँ भी मैंने इन सेक्शन पे ऊपर आपसे सवाल बनाए थे, पूछे थे। कौन से सेक्शन? सेक्शन 50 में 2 बातें थी, फिर 102, 50, 51, ये वाली बड़ी अहम बातें थी, हमने कई दफ़ा पढ़ी हुई हैं, सैलरी में इधर उधर। इसके ऊपर मैंने आपसे ये जो भी आपका टेस्ट हुए थे दिसंबर में, इसके ऊपर भी मैंने यहीं से सवाल आपके बनाए हुए थे। सेक्शन 50, foreign source income of an individual shall be exempt from tax in Pakistan if he is resident individually solely by reason of individual employment present in Pakistan for a period not exceeding 3 years। याद है ये? इसे हमने शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहा था कि अगर पहले 3 साल कोई बंदा आ रहा है किसी जॉब के लिए तो हमने उसकी फॉरेन हो तो वो रेजिडेंट जाएगा। मसलन हमें ये KPLI जब हॉस्पिटल बनाया लीवर ट्रांसप्लांट का, अब हमारे पास तो ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, या इसी तरह जब शौकत खानम बना तो हमारे मुल्क में तो ये वाले एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं थे, तो बाहर से कुछ डॉक्टर्स बुलाए गए जिनका प्रोफेशन ये था। अब वो क्या हो गए, जब उन्होंने पाकिस्तान में वक्त गुजारा तो रेजिडेंट हो गए, लेकिन हो सकता है उसका अपना हॉस्पिटल लंदन में चल रहा हो, तो वो अब उसे कहें जी आप क्योंकि रेजिडेंट हो गए हैं तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स पे करें, कहते हैं भाई नहीं हम आपके टैक्स नहीं पे करें, हम जा रहे हैं वापस। ऐसे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स आप ला नहीं पाएंगे मुल्क में। कोई भी शोबा जब पहली दफ़ा आएगा आपके मुल्क में तो उसका तो ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा ना। आज शौकत खानम को शायद बाहर से कोई एक डॉक्टर भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमारे ही डॉक्टर ट्रेंड हो गए होंगे उनके अंडर। अब वो वापस जाना चाहते हैं, 3 साल के बाद चले जाएं, कोई बात नहीं। आपका ये CPAC बन रहा है तो इसमें कुछ ऐसे इंजीनियर होंगे जो हमारे यहाँ लोकली ऐसे, जैसे जब पहली दफ़ा मोटरवे बनी तो सारा कोरियन लोग आए, उन्होंने सारा काम किया, लेकिन आज हर मोटरवे हम खुद ही बना रहे हैं। जाहिर है हम भी ट्रेंड हो गए, हमारे लोग भी ट्रेंड हो गए। इस सेक्शन के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी टैक्सेशन का निज़ाम किसी प्रोफेशनल को मुल्क में आने से ना रोक रहा हो, तो हमने कहा यार चलो 3 साल के लिए हम इसे टैक्स, इसकी ग्लोबल इनकम, और 3 साल में ये अगर यहाँ रहेगा, पहली बात तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से भाग जाएगा 3 साल के अंदर, पहली बात है, ठीक है ना। और अगर यहाँ रहा तो इंशाल्लाह ताला फिर ये गोरा नहीं रहेगा, हमारे जैसा हो जाएगा, इसे रिश्वत देनी आ जाएगी, लेनी आ जाएगी, तो फिर ये हैंडल कर लेगा, कोई मसला नहीं है। ये इस कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। फिर एक दूसरा सेक्शन 51 था, जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। आपको याद है उस वक्त हमने पढ़ा था कि क्या वो रेजिडेंट हो गया था, क्या वो रेजिडेंट नहीं हुआ था, तो ये वो वाले सेक्शंस हैं। ज़रा एक जगह पर इस तरह की सारी बातें आपको इकट्ठी होती नज़र आएंगी। आपने इन दोनों चैप्टर को आज जाके रिवाइज अच्छा सा कर लेना है। कोई बात फॉरेन लॉसेज को नहीं छेड़ना, वो मैं कल के लेक्चर में करवा दूंगा। उसके अलावा कोई बात होगी तो कल पूछेंगे, अदरवाइज कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला।